नमस्कार। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे कोविड काल में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ समय में कई स्वस्थ लोगों को भी सडन हार्ट अटैक उनमें देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और जागरूक करने की एक पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं और साथ ही भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा है और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़ भी चुके हैं और जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण, उससे बचाव और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में हमारे साथ चर्चा करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मलिक अजरुद्दीन अलीगढ़ से, डॉक्टर हरिओम त्यागी मेरठ से, डॉक्टर शुभम अग्रवाल काशीपुर से और डॉक्टर शलभ अग्रवाल जो मुरादाबाद से हैं, लेकिन दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें हृदय रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलू क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत डॉक्टर मलिक अजरुद्दीन आपके साथ कर रही हूं। आंकड़ों के सर में बात करूंगी। आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में हृदय रोग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मरीज ये कैसे जान सकता है कि उसका दिल स्वस्थ है या फिर नहीं, और क्या किसी स्वस्थ आदमी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है क्या? ये हार्ट अटैक वाली जो बीमारी है ये बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो जब हम 10-15 साल के होते हैं तब से दिल की नसों में चर्बी जमना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर हार्ट अटैक होता है। तो बात यह है कि कैसे पता लगाया जाए। तो कुछ ऐसी वजहें होती हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं और उन लोगों को ज्यादा ख्याल रखना होता है। क्या है ये रिस्क फैक्टर, क्या है ये कारण? जैसे कि डायबिटीज होना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं या तंबाकू का किसी और किस्म से सेवन करते हैं, जो लोग ज्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग की दिनचर्या ऐसी है कि जिनमें उन्हें चलना फिरना बहुत कम है, तो फिजिकल इनएक्टिविटी वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज जो हम कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है। दूसरी एक जो जांच जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, वो है कोलेस्ट्रॉल की जांच। सारे परहेज, सारी बचाव के बावजूद भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है अगर आपको अनुवांशिक जेनेटिक रिस्क है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, वो अपनी पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब कि वो अच्छे से दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं, 4-5 किलोमीटर का रन ले लेते हैं और उनको फिर भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ऐसे स्वस्थ लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की जांच करने की जरूरत नहीं है अगर उनको इनमें से कोई भी वजह कारण मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो आपने बताया कि कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि हमारा हार्ट कितना हेल्दी है। डॉक्टर हरिओम त्यागी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इन्होंने भी जिक्र किया। हाई ब्लड प्रेशर आखिर क्या इसके सिम्टम्स हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल चेंजेस भी ब्लड प्रेशर में मदद कर सकते हैं क्या? ब्लड प्रेशर जैसे हमारी धमनियां होती हैं, जिसमें मेजर धमनियां, मेजर आर्टरीज होती हैं, उनके ब्लॉकेज की वजह से जैसे हार्ट अटैक होते हैं, उसी तरीके से जो हमारी छोटी धमनियां होती हैं, छोटी आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर जब वो पतली हो जाती हैं, सिकुड़न आ जाता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है, अवरोध है, प्रतिरोध है वो ब्लड फ्लो का, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि कई बार इसके सिम्टम्स, लक्षण हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर नाम भी देते हैं, क्योंकि साइलेंटली हमारे ऑर्गन्स को ये डैमेज करता रहता है और हमें उसका पता नहीं चलता है। एक बार अगर हमें ब्लड प्रेशर का कंफर्म हो जाता है कि इसको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमें उसके कारण देखना होता है कि कारण क्या है। कारण हमारा या तो प्राइमरी कारण होते हैं जिसमें कि उसका कारण कॉज अननोन होता है, यानी अज्ञात होता है। दूसरा कुछ सेकेंडरी कॉजेज होते हैं जिसमें कि हमें पता होता है कि इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो कुछ दूसरी शरीर की बीमारियां जो कि यंग एज के अंदर होती हैं,
जिसमें थायराइड की बीमारी है, अगर सिक्रीशन बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन अगर ट्यूमर की वजह से बढ़ रहा है तो उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कई बार किडनी की बीमारियां होती हैं, खासतौर से किडनी की नाड़ी अगर उसमें सिकुड़न या ब्लॉकेज हो जाते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यंग एज में 20s के अंदर भी। तो अगर ब्लड प्रेशर है, ये कन्फर्म हो गया है, तो हमें उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कन्फर्मेशन के बाद में ट्रीटमेंट हमारा जितना मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है उतना हमारा डाइट का, लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज का, इसका भी इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर शुभम अग्रवाल, आपसे अब मेरा सवाल है, हार्ट ब्लॉकेज की अगर हम बात करें तो हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या होते हैं? क्या कोई नियमित परीक्षण ऐसा है जो अवरुद्ध धमनी का निदान करने के लिए किया जा सकता है? हार्ट ब्लॉकेज का मतलब है कि हार्ट की नाड़ी है जिससे ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, उसमें ब्लॉकेज आ गई है। साधारण भाषा में कहते हैं हार्ट अटैक हो गया है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले मुख्य सिम्टम जो होते हैं, टिपिकल सिम्टम जैसे बोलेंगे, यहाँ से जबड़े से नाभि तक सीने में भारीपन होना, दर्द होना, और वो दर्द जो होगा वो पेशेंट एक पॉइंट पे नहीं बता पाएगा, पूरे सीने पे रहेगा कि डॉक्टर साहब यहाँ मेरे दर्द होता है। अब ये दर्द चलने पर भी हो सकता है, अगर अटैक पड़ चुका है मरीज को, मतलब नाड़ी पूर्ण रूप से ब्लॉक हो चुकी है, तो रेस्टिंग चेस्ट पेन जिसे हम कहते हैं, रेस्टिंग एंजाइना, मतलब बैठे बैठे यहाँ पर सीने में दर्द होगा। या फिर अगर अटैक नहीं पड़ा है, नाड़ी में ब्लॉकेज इतनी है कि वो कुछ काम करता है, काम करने का मतलब कोई भी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर कोई भारी काम जैसे सीढ़ी चढ़ना, उसमें अगर काम करता है और ब्लॉकेज इतनी है कि इतने काम करने पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है हार्ट में, तो ये सिम्टम मैनिफेस्ट हो सकते हैं। दूसरा, कई बार जो इस चीज़ से कंफ्यूज करते हैं पेशेंट कि गैस हो रही है, डॉक्टर साहब हमें गैस हो रही है, हमने गैस की दवा खा ली, गैस से आराम मिल गया। तो काफ़ी लंबे समय तक ये मिसडायग्नोस चलता रहता है कि गैस हो रही है, गैस हो रही है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि आदमी को गैस होती है तो आदमी चलता है, इंसान चलते हैं तो ठीक हो जाती है गैस नॉर्मल। की आपको गैस हो रही है, आपने खाना खाया, आपने चले, ठीक हो गई। अगर हार्ट की वजह से आपको गैस जैसी फीलिंग हो रही है तो आप चलेंगे, काम करेंगे तो गैस में आराम मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली बनी हुई है, साथ साथ आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, आप स्मोकर हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग, तो अगर ये सिम्टम आपको होता है तो सबसे पहले आपको किसी भी आसपास के सेंटर में किसी डॉक्टर से आप मिलिए। एटलीस्ट सबसे पहले एक ईसीजी कराइए, जो सबसे मुख्यतः इजीली अवेलेबल टेस्ट होता है। जो टेस्ट आते हैं, एक होता है इको। इको क्या होता है? हार्ट की पंपिंग के लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है उस तरीके से इको हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। हार्ट की पंपिंग, हार्ट में जो और स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी फंक्शनिंग कैसी है ये देखा जाता है। जैसे जिम में ट्रेडमिल होता है उसी तरह एक टेस्ट होता है, इसे ट्रेडमिल टेस्ट बोला जाता है। उसमें हम चलाते हैं पेशेंट को, हम चला के उससे काम करा रहे हैं, उसके हार्ट से ज़्यादा काम करा रहे हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि जब पेशेंट ज़्यादा चल रहा है तो फिर उतना ब्लड सप्लाई उसमें पहुंचता है नहीं पहुंचता है। अगर ब्लड सप्लाई में अवरोध होगा, अगर उसमें ब्लॉकेज होगी तो फिर पेशेंट को दिक्कत होगी। फिर से वो बताएगा कि मैं चल रहा हूँ तो मेरे सीने में भारीपन हो रहा है, या पसीना आ रहा है, या घुटन हो रही है। साथ साथ हम उसके साथ ईसीजी कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन ब्लड टेस्ट होता है जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं। ईसीजी में भी कई लोगों में फ़र्क पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है, हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है, तो फिर ब्लड टेस्ट हम करके देख सकते हैं कि ब्लड टेस्ट बढ़ा हुआ है या नहीं। ये हार्ट की मांसपेशियां जब टूटती हैं तो ये ब्लड टेस्ट, ट्रोपोनिन इसको बोलते हैं, ये आ जाता है। आधे एक घंटे में इसकी रिपोर्ट मिल सकती है। डॉक्टर शलभ अग्रवाल, क्या हमारा शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले किसी तरह की कोई चेतावनी देता है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि दिल का दौरा पड़ने के बाद व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत कौन से उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं? दिल का दौरा पड़ने से पहले हमें उससे पहले कुछ वार्निंग साइंस मिलते हैं। हमारा दिल हमें चेतावनी देता है और उसके लक्षण होते हैं। उन लक्षणों में सबसे ज़रूरी होता है कि जब इंसान चलता है या कोई भारी वजन उठाता है या कोई भारी काम करता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो उस समय पे उसको छाती में दर्द या भारीपन का महसूस होना या फिर सांस का फूलना, ये हार्ट की बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण होते हैं। और ये एक तरह से हार्ट के द्वारा दिए जाने वाले वार्निंग साइंस ही हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन्हें हम एंजाइना अथवा एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हैं। और यदि हम इसी लक्षण की स्टेज पर हम अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और हम प्रॉपर उसकी जांच करा के उसका इलाज लेते हैं तो हम मेजर हार्ट अटैक और उससे होने वाले नुकसान से बच भी सकते हैं। और जहां तक हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट की बात है तो दो मुख्य विकल्प हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध हैं। और उसमें पहला ट्रीटमेंट जो कि ज़्यादातर सेंटर्स पर अवेलेबल होता है, उस केस में हम लोग एक क्लॉट बस्टर दवा यानी कि खून का थक्का घोलने वाली दवा इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी कहते हैं। और इसके अगर सक्सेस रेट्स की बात करें तो लगभग 55 से 65% केसेस में कारगर रहती है। और उसके बाद पेशेंट को इतना टाइम मिल जाता है कि वो अपने नियरेस्ट एक्सपर्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सके और उस बीमारी का संपूर्ण निदान करा सके। दूसरा ट्रीटमेंट, अगर आपके नियरेस्ट कोई अच्छा सेंटर और कार्डियोलॉजी एक्सपर्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं, कैथ लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो दूसरा और बेस्ट उपचार इस केस में होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जिसमें हम लोग
हार्ट अटैक के दौरान ही दिल की नसों को चेक करते हैं और अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है तो उसे हाथों हाथ खोल दिया जाता है। डॉक्टर मलिक अजरुद्दीन, एक मिथक है कि एंजियोग्राफी करने वाले मरीज को एंजियोप्लास्टी करवानी होगी, क्या ये सच है? एंजियोग्राफी जो होती है वो जांच का नाम है और एंजियोप्लास्टी है वो इलाज का नाम है। तो ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी जांच के लिए जाए तो इलाज कराना ही होगा। हाँ, जांच कराते हैं तो बीमारी निकल सकती है, नहीं निकल सकती है, जैसे सारे जांचों के साथ है। तो जांच होगी, बीमारी निकलेगी तो उसका इलाज होगा। तो एंजियोग्राफी हुई, उसमें बीमारी निकली तो उसका इलाज होगा। इलाज क्या है? एंजियोप्लास्टी है। हाँ, हर बीमारी का यानी हर रुकावट का इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे एंजियोग्राफी की जाती है उसमें क्या करते हैं हम, चाहे हाथ से या पाँव से, एक पतला सा ट्यूब होता है, उसको हम दिल तक ले जाते हैं। दिल के अंदर जो नस का सुराख होता है उसमें उसको फंसा करके उसमें एक दवा इंजेक्ट की जाती है जो कि एक्सरे किरणों से काला हो जाता है, तो रेडियो ओपेक होता है। तो इससे हमें दिख जाता है कि कहाँ कहाँ रुकावट है। तो ये तो जांच हुई सिर्फ, इसमें कोई इलाज नहीं हो रहा है, इसमें कोई स्टेंट नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जिस ट्यूब के रास्ते से हम दवा इंजेक्ट करके देखते हैं उसी ट्यूब के रास्ते से ले जा करके हम बलून से नस फुला देते हैं नस को, और उसी ट्यूब के रास्ते से जाके स्टेंट लग जाता है। तो जो प्रोसीजर जांच करने का है उसी प्रोसीजर के थ्रू इलाज भी हो जाता है। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी साथ साथ करने से मरीज को फायदा होता है, क्योंकि एक ही बार में जांच भी हो जाती है और उसी बार में इलाज भी हो जाता है। ठीक है, एंजियोप्लास्टी का सर आपने जिक्र किया। डॉक्टर हरिओम त्यागी, अब सवाल ये है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास में फर्क क्या है? एंजियोग्राफी वो जांच है जिससे पता चलता है कि बीमार दिल हमारा है या नहीं, नाड़ी में ब्लॉकेज है या नहीं। अगर ब्लॉकेज है तो उसको ठीक करने के 3 तरीके से हम देख सकते हैं। ब्लॉकेज अगर कम है, 50, 60, 70% से कम है, तो उसमें ना स्टेंट की ज़रूरत होती है ना बाईपास सर्जरी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ब्लॉकेज उस लिमिट से ज़्यादा है, 60-70% से ज़्यादा है, तो फिर उसमें हम डिसाइड करते हैं कि क्या इसका काम एंजियोप्लास्टी से हो सकता है या बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है। आज से 10-15 साल पहले, 2000 से पहले ऐसा ही था कि एंजियोग्राफी हार्ट अटैक के तुरंत बाद नहीं होते थे, और वो उस टाइम होते थे जब हमारा वो गोल्डन पीरियड समय नष्ट हो जाता था। उस वक्त अगर हम उसकी कोई भी इलाज करते हैं या बाईपास करते हैं या एंजियोप्लास्टी करते हैं, पेशेंट का बेनिफिट कम होता जाता है और कुछ पेशेंट में उसका बेनिफिट 0 हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के बाद में जो पार्ट है जहाँ पे ब्लॉक हुआ और उसका आगे का पार्ट है वो टोटली डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है। पुरानी रिपोर्ट जितना भी बताती हैं वो ये बताती 24 घंटे के बाद में अगर हमारा रास्ता 100% अवरुद्ध है, किसी भी दवाई या उससे नहीं ओपन हुआ है, तो आगे का हिस्सा टोटली डेड हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आजकल क्योंकि एंजियोप्लास्टी हर जगह अवेलेबल है, अगर हमारा ढांचा सूटेबल है एंजियोग्राफी के बाद में, तो हमें पहले उसके लिए जाना चाहिए और रास्ता खोल के हम पेशेंट को, अगर टाइमली हमने किया 60 to 90 मिनट्स में एंजियोप्लास्टी कर दिया हार्ट अटैक के तुरंत बाद, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि इस मरीज को कभी हार्ट अटैक भी हुआ है, ना उसका दिल डैमेज होगा ना उसको कभी दर्द होगा। दूसरी तरफ अगर बाईपास सर्जरी की बात करें, अगर पेशेंट को बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है और उसको एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, तो हमारा मेजर एम यही रहेगा कि हम उस आर्टरी को कम से कम खोल दें जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि अगर हम उसको बाईपास के लिए भेजेंगे तो वो आर्टरी पूरी तरह डैमेज हो जाएगा, उसके आगे वाला पार्ट। लेकिन जिनका ढांचा इस लायक है ही नहीं कि उनकी आप एंजियोप्लास्टी कर पाएं, या तो सीवियरली कैल्शियम जमा हुआ है या बहुत जगह खराबी है, तो ऐसे पेशेंट को बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। डॉक्टर शुभम अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे किसी को पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है और पेसमेकर कितनी तरह के होते हैं? पेसमेकर होता क्या है? हमारी शरीर में, हमारे हार्ट में कुदरती एक पेसमेकर होता है जिससे पूरे हार्ट में करंट का दौरान होता है। उस करंट के दौरान के कारण ही हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब आगे खून फेंकता है हार्ट। एक जैसे मोटर के लिए एक पंप होता है, उसी तरह हार्ट का जो पंप होता है इस करंट से चलता है, इस पेसमेकर से चलता है। जैसे जैसे हार्ट में एजिंग होने लगती है, इंसान की एज बढ़ती है, वैसे ही इस पेसमेकर में, जो कुदरती पेसमेकर है, इसमें खराबी आ सकती है। पेसमेकर में खुद खराबी आ सकती है या फिर उसका जो रास्ता है उसमें रुकावट आ सकती है। ये इसका एक दूसरा कारण जो होता है वो कंजेनाइटल भी हो सकता है। कंजेनाइटल मतलब पहले जेनेटिकली भी हो सकता है। तो फिर अगर इसमें खराबी आ जाती है, जो कुदरती पेसमेकर है उसके रास्ते में, या फिर जो पेसमेकर जो पहले से पड़ा हुआ है कुदरती, उसमें दिक्कत आ जाती है, तो हमें एक आर्टिफिशियल पेसमेकर डालना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर डालने के लिए जो हमारे पास जो पेशेंट आता है, क्या सिम्टम्स लेके आता है? हमारे पास पेशेंट जो आएगा वो ये करके आ सकता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है,
कई बार पेशेंट बेहोशी करके आता है, या फिर कभी कभी पेशेंट को ऐसा हुआ कि चक्कर खा के गिर गया है, या फिर क्या कह सकते हैं मिर्गी के दौरे पड़ गए हैं, इस तरीके की सिम्टम्स के साथ भी आ सकता है। तब फिर सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे बनती है, हमने उसका ईसीजी करना होता है। ईसीजी में देखते हैं कि दिल की धड़कन कम तो नहीं है। नॉर्मल दिल की धड़कन 60 से 100 होती है, उससे कम हो जाएगी धड़कन तो फिर पेशेंट को चक्कर आने लगेंगे और बेहोशी भी छा सकती है। तो सबसे पहले उसमें एक टेम्प्रेरी पेसमेकर डाला जाता है। टेम्प्रेरी पेसमेकर यहीं पैर से हम डालते हैं, तुरंत एक लीड डाल देते हैं हार्ट के अंदर, ताकि उसकी तुरंत धड़कन लाई जा सके। उसके बाद फिर परमानेंट पेसमेकर की बात आती है। परमानेंट पेसमेकर जो होता है वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक सिंगल लीड का होता है, 2 लीडों का होता है, और उसमें एडवांस फॉर्म में करें तो CRT थेरेपी होती है। तो सबसे पहले सिंगल लीड क्या होता है, सिंगल लीड एक ही लीड हम हार्ट के दाएं हिस्से में डाल देते हैं, वो हार्ट को कंटिन्यूसली पंप करता रहता है। जो 2 लीड का पेसमेकर होता है वो हार्ट को 2 जगह से करंट देता है, 2 जगह से पंप करता है। जो 2 लीड वाला पेसमेकर होता है उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके फ़ायदे ये होते हैं कि अगर बीच में हार्ट में खुद का करंट भी आता है तो वो उसको भी सेंस कर लेता है, तो अननेसेसरी पेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर शलभ अग्रवाल, नींद और हृदय स्वास्थ्य के बीच में संबंध क्या है? नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान हमारी पूरी बॉडी की रिपेयर होती है। हमारी जितनी भी सेल्स हैं, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो हार्ट की हैं, चाहे ब्रेन की हैं, चाहे पूरे शरीर में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सभी की कोशिकाओं का रिजेनरेशन नींद के ही दौरान संभव होता है। इसीलिए जब हम रात को अच्छे से सोते हैं तो दिन भर हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी रहती है। अगर हम एक सामान्य वयस्क आदमी की बात करें तो उसको 6 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जैसा आपने कहा, अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी बिजी लाइफस्टाइल और इतने सारे गैजेट्स, इन सभी की वजह से हर 3 में से 1 व्यक्ति की नींद आज के समय में पूरी नहीं हो पा रही है। और इस नींद की कमी के कारण हमारे शरीर में दिन में स्ट्रेस रहता है। उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। उसकी वजह से हमारी पूरी दिन भर सिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई रहती है, और इन सभी की वजह से हमें उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अनहेल्दी वेट गेन यानी मोटापा, और इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें उन स्ट्रेस हार्मोन्स के रेस्पॉन्स में हमारे शरीर में आती हैं। और यही सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो एक हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल को फॉलो किया जा सकता है। डॉक्टर मलिक अजरुद्दीन, आपकी तरफ से जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज रहेगा? स्मोकिंग छोड़ दीजिए, शुगर अपनी अच्छे से कंट्रोल में रखिए। ये 2 चीज़ें ना करने का कोई रीज़न नहीं है। दूसरा चीज़, अगर आप जेनेटिकली रिस्क पे हैं, आपके फैमिली में लोगों को 45 साल से कम उम्र में मेल्स में और फीमेल्स में 55 साल से कम उम्र में अगर हार्ट अटैक आया है तो आप लोगों को डबल सतर्क रहना है, आप लोगों को ज़्यादा ख्याल रखना है। लेकिन जेनेटिक्स का तो हम कुछ कर नहीं सकते, अलावा सतर्क रहने के हम क्या और कर सकते हैं कि हम अपने डाइट को कंट्रोल में रखें, ज़्यादा चर्बी चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल में रखें, फिजिकल एक्टिविटी करें, चलें फिरें, कोई अपर लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बस एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अगर आपकी एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। बिल्कुल। डॉक्टर हरिओम त्यागी, आपसे समझना चाहेंगे आपकी तरफ से क्या एडवाइस आज हमारे दर्शकों के लिए रहेगी? तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है ये दर्द के दिल का है या नहीं है, और अगर ये दिल का है तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बताया अभी, एवरी मिनट इज़ मसल। अगर वो हार्ट अटैक है, अगर वो दिल का दर्द है, तो हर मिनट हमारे लिए कीमती है, क्योंकि वो मिनट्स वापस नहीं आएगा। अगर उन मिनट्स में 60 to 90 मिनट्स या 1-2 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर हमने उसको टाइमली ट्रीटमेंट दे दिया, उस रास्ते को ओपन कर दिया किसी भी फॉर्म में, चाहे दवाइयों से हो जाए, चाहे एंजियोप्लास्टी से हो जाए, या फिर कई बार बॉडी अपने आप ही कोशिश करती है उसको ओपन करने के लिए, थ्रोम्बोलाइज करने के लिए, स्पॉन्टेनियस थ्रोम्बोलिसिस जिसको बोलते हैं, तो उस पीरियड में हम अपनी डैमेज होने वाली मायोकार्डियम को बचा सकते हैं। बिना जांच किए, बिना कंफर्म किए कोई दवाई ना खाएं। सबसे पहले उसका कारण पता करें। दर्द बीमारी नहीं है, सांस बीमारी नहीं है, धड़कन बीमारी नहीं है, ये तो संकेत हैं। तो उन संकेतों की जांच करनी है, ना कि हमें दवाई खानी है। और जब कंफर्म हो जाए तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है। डॉक्टर शुभम अग्रवाल, आपकी तरफ से क्या एडवाइस हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के लिए? अगर आपको हार्ट अटैक पड़ जाता है, आपकी डायग्नोसिस बन जाती है कि आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको हार्ट अटैक पड़ गया है, आपका मान लेते हैं कि आपका सही टाइम पर इलाज भी हो जाता है,
लेकिन इलाज होने के बाद आपको नियमित रूप से दवाई खानी है। ये ज़रूर है, अगर आप कंटिन्यूसली दवाई खाते रहेंगे, आपकी हार्ट की पंपिंग अगर पहले कमज़ोर थी वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है। बहुत सारी दवाई ऐसी हैं जिसे एंटी रीमॉडलिंग एजेंट कहते हैं, हार्ट की पंपिंग सुधारती हैं। तो आपकी दवाई हो सकता है धीरे धीरे कम हो जाए, लेकिन आप दवाई पूर्ण रूप से छोड़ देंगे कि मैं ठीक हो गया अब, तो फिर आपकी बीमारी दोबारा आएगी और दोबारा हो सकता है आपको ये मौका ना मिले दोबारा दवाई लेने का, या फिर ज़्यादा मात्रा में दवाई लेनी पड़े। तो मेरा संदेश ये रहेगा, अगर नियमित रूप से आप डायग्नोस हो जाता है, आपका इलाज शुरू हो जाता है, तो इलाज कंटिन्यूसली करें। डॉक्टर शलभ अग्रवाल, आपकी तरफ से क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए? जी, मेरा संदेश मेनली उन यंगस्टर्स के लिए है जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा लापरवाह हैं। ख़ास तौर पे फिज़िकल इनएक्टिविटी, जंक फूड, ये 2 सबसे ज़्यादा, और स्मोकिंग, ये 2 या 3 जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये यंग एज को अफेक्ट कर रही है। ख़ास तौर पे स्ट्रेस, फिज़िकल इनएक्टिविटी, ख़ास तौर पे कोविड के समय में जब से वर्क फ्रॉम होम आया है तब से फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ख़त्म हुई है। हाँ, हालांकि अभी दोबारा से वापस से वर्क जब से रिज्यूम हुआ है तो लोग एक्टिव हैं। एक्सरसाइज का टाइम निकालिए, या फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे लिफ्ट के बजाय हमेशा स्टेयर्स का प्रयोग करें। खाने में हरी सब्जियां हैं, फल हैं, उनका सेवन ज़्यादा करें। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपको यंग एज में आपकी फैमिली में किसी को हार्ट संबंधित समस्या हो गई है, तो 30 वर्ष की उम्र के पश्चात अपना नियमित रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं। और यदि आपको कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसकी दवाई एकदम रूटीनली लें। और ख़ास तौर पे पर्याप्त नींद लें, स्ट्रेस से बचें। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज हमारे दर्शकों से साझा की। हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को जो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिली है उसका हमारे दर्शक जरूर पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।